हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए मूवी लाया हूँ इसका नाम टिल डेथ है। IMDb पर इसकी रेटिंग 4.6 है आउट ऑफ 10 और ये हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी की हीरोइन और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ईमा होता है। ईमा अपनी हॉलीडेज गुजारने के लिए दूसरी सिटी में गई हुई थी जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और वो काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी। ईमा के बॉयफ्रेंड का नाम टॉम होता है। ईमा टॉम से कहती है कि मुझे वापस जाना होगा अपने हस्बैंड के पास क्योंकि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है। ये कहते हुए ईमा वापस आ जाती है अपने हस्बैंड के पास। ईमा का हस्बैंड काफी ज्यादा रिच और बिजनेसमैन आदमी था और ईमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ईमा के हस्बैंड का नाम माइक होता है। माइक हर एनिवर्सरी को अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल बनाता था। इस एनिवर्सरी भी उसने ईमा से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। ऑफिस से निकलकर वो दोनों लिफ्ट में होटल के लिए जा रहे थे। इतने में ऑफिस लिफ्ट में टॉम भी आता है और हमें पता चलता है कि टॉम माइक की कंपनी में काम करता था। टॉम के जाने के बाद ईमा और माइक दोनों होटल में जाते हैं और डिनर करते हैं। माइक ईमा को बहुत ही ज्यादा स्पेशल नेक ब्रेसलेट देता है मगर ईमा ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए वो किसी और के साथ रहना चाहती थी। होटल से बाहर निकलकर माइक ईमा से कहता है कि अब तुम्हारे सरप्राइज का वक्त है और आंखों पर पट्टी बांध लो। ईमा आंखों पर पट्टी बांध लेती है। माइक उसे अपने साथ गाड़ी में एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर सिर्फ एक ही घर था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। माइक ने उस घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था अपनी और ईमा की एनिवर्सरी के लिए। ईमा की वहां पर बहुत ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ्स भी थी। ईमा अपनी फोटोग्राफ्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो ईमा ने देखा कि माइक ने उसके हाथ पर एक हैंडकप लगाया और एक अपने हाथ को हैंडकप लगा दिया। ईमा ने उससे पूछा कि ये क्या है। माइक ने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम हॉलीडेज कहाँ गुजारने गई थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। ये कहने के बाद माइक ने खुद को गन से शूट कर लिया। ये देखकर ईमा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब ईमा कोशिश कर रही थी कि उसका हैंडकप से बाहर आ सके लेकिन हैंडकप बहुत ही छोटा था। ईमा वहां पर बड़ी गन से भी उसे शूट करने की कोशिश करती है मगर गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी जो कि माइक ने यूज कर ली थी खुद को फायर करने के लिए। ईमा वहां की वार्डरोब में जाती है। वहां पर सिर्फ एक ही ड्रेस था और उसके पीछे एक लॉकर था। ईमा उस बॉडी को अपने साथ सीढ़ियों के नीचे लाती है और अपने मोबाइल फोन को यूज करने की कोशिश करती है मगर माइक ने उसका फोन पहले से ही पानी में फेंक दिया था ताकि वो दोबारा से इसे यूज ना कर सके। ईमा डिसाइड करती है कि वो उसकी बॉडी को लेकर इस जगह से दूर जाएगी और कोई सामान ढूंढकर उसको उसे आजाद करेगी मगर जैसे ही गाड़ी में जाती है तो गाड़ी पहले से ही बंद हो चुकी थी। ईमा घर वापस आई और अपने फेस पर लगे खून को साफ किया। इतने में डोर नॉक हुआ। ईमा ने जाकर चेक किया तो वहाँ पर टॉम था। ईमा ने टॉम से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे हो। टॉम उसे बताता है कि तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था इसीलिए मैं यहाँ पर आया तुम्हारी हेल्प के लिए। ईमा ने उसे बताया कि माइक ने मुझे इस तरह बांध दिया है अपने साथ और तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि वो तुम्हें मरवा सके और कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया था हमारे अफेयर के बारे में। ईमा कहती है कि हमें पुलिस कॉप की मदद लेनी चाहिए। टॉम कहता है अगर हमने उन्हें बताया तो वो हमारी बात पर कभी बिलीव नहीं करेंगे और हम पर ही ब्लेम करेंगे कि हमने ही मारा है। इतने में टॉम देखता है कि एक कार आ रही है। वो ईमा से कहता है कि तुम इस कार के बारे में जानती हो। ईमा कहती है कि मुझे इस कार के बारे में नहीं पता। टॉम कहता है कि मैंने 1 मील पहले इसे देखा था। अब वो दोनों डर चुके थे क्योंकि उनके पास एक लाश थी जिसकी वजह से कोई भी उन पर शक कर सकता था। इसीलिए टॉम कहता है कि तुम घर के अंदर रहो और लॉक कर दो। मैं बाहर से आया हूँ, मैं इसे कह दूंगा कि घर में कोई नहीं है, तुम यहीं से वापस चले जाओ। डॉम और ईमा ऐसा ही करते हैं। जब वो गाड़ी करीब आई तो उसमें से एक प्लम्बर बाहर आया। प्लम्बर ने डॉम से कहा कि मुझे यहाँ पर वॉशरूम सही करने के लिए बुलाया गया था। अब मैं आ गया हूँ, बताइए कौन से सही करने हैं। टॉम उससे कहता है इस घर में कोई नहीं है, मैं भी काफी देर से आकर चेक कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं है। प्लम्बर कहता है कि मुझे कल का ऑर्डर दिया गया था इसलिए मैं आज आ चुका हूँ। टॉम उसे पैसे देता है और कहता है कि तुम और कोई काम जाकर ढूंढ लो क्योंकि डॉम और ईमा चाहते थे कि कोई घर के अंदर ना आए ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन साथ ही गाड़ी से दूसरा आदमी उतर के आता है और टॉम को मार देता है। अब उस जगह पर सिर्फ 3 लोग थे, ईमा, बॉबी और जिम्मी। यहीं पर हमें पता चलता है कि बॉबी जेल से भागा हुआ क्रिमिनल है और इसी के साथ वो घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद वो उस लॉकर को देखते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे होंगे। जिम्मी और बॉबी दोनों भाई थे। जिम्मी अपने भाई बॉबी से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन बॉबी पहले से ही जेल से भाग चुका था इसीलिए उसे इस दफा कोई टेंशन नहीं थी। बॉबी जिम्मी को बताता है कि माइक ने मुझे बताया था कि इस लॉकर का कोड सिर्फ एक लड़की को पता है और वो इसी घर में मौजूद है, हमें इसे ढूंढना होगा। बॉबी और जिम्मी दोनों मिलकर
लड़की ईमा को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस लॉकर को खोल सके। ईमा उनसे बचकर भाग रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो पकड़ी गई तो वो भी टॉम की तरह मारी जाएगी। ईमा को एक जगह स्टोर रूम में फ्यूल टैंक मिल जाता है। ईमा डिसाइड करती है कि वो फ्यूल टैंक को यूज करके इस जगह से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास जाती है फ्यूल डालने के लिए तो वहाँ पर जिमी आ जाता है। ईमा वहाँ पर छुप जाती है। जिमी देखता है कि कोई गाड़ी को यूज करने की कोशिश कर रहा है। इतने में जिमी चारों टायर को फायर करके चारों को लीक कर देता है ताकि कोई वहाँ से भाग ना सके। इसके बाद ईमा स्टोर रूम में छुपी हुई थी, वो वहाँ पर आता है। ईमा बहुत चालाकी से उसके सर पर हिट करती है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जिमी भी घर में ईमा को तलाश कर रहा था। ईमा उसके सर पर भी हिट करती है और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। इसके बाद ईमा वहाँ से भागने के लिए उनकी गाड़ी का यूज कर रही थी और पुलिस को कॉल करती है, मगर कॉल करने से पहले ही बॉब वहाँ पर आ गया और ईमा को पकड़ लेता है और एक दफा फिर से उसे माइक की बॉडी के साथ लॉक कर देते हैं ताकि ईमा भाग ना सके। बॉब ईमा से कहता है कि तुम मुझे वो डेट बताओ जिस दिन माइक ने तुम्हें प्रपोज किया था, उसी दिन का ये कोड है। ईमा कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताऊंगी, पहले तुम मेरी हेल्प करो और इसे मुझसे फ्री करो। इसके बाद वो तीनों डील करते हैं। जिमी ईमा के हैंडकफ को माइक की बॉडी से फ्री करता है। ईमा उन्हें वो डेट बताती है। वो डेट लगाता है तो उसके अंदर एक लेटर होता है। वो लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये नेकलेस के अंदर ही डायमंड है। बॉब डिसाइड करता है कि वो ईमा को मारकर उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेगा और उसके अंदर से डायमंड भी। लेकिन जिमी बहुत ही काइंड था और वो कहता है कि हमें ईमा को नहीं मारना चाहिए, हमें उस नेकलेस को काट कर उसके अंदर से डायमंड निकाल लेना चाहिए। जिमी बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो ईमा के गले से वो नेकलेस को निकाल सके, मगर वो नेकलेस टूट नहीं रहा था। वो नाइफ लेकर उसके गले को काटने लगा था। इतने में जिमी उस पर अटैक कर देता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के एंड पर जिमी मारा जाता है। ईमा बॉब के सर पर हिट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए ईमा बॉब की गाड़ी का यूज करती है और बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने की वजह से ईमा बेहोश हो गई। बॉब वहाँ पर माइक की बॉडी ले आता है और वो ईमा के हैंड को दोबारा से बॉब की बॉडी के साथ हैंडकफ करने की कोशिश करता है, मगर ईमा बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ बॉब के हैंड को माइक के हैंड के साथ हैंडकफ कर देती है। नीचे से बर्फ टूट जाने की वजह से तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब ईमा के पास नाइफ था। ईमा उस नाइफ को यूज करते हुए बर्फ को तोड़ती है और बाहर निकल आती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।